बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से संबंधित कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी लेकर बनाए गए हैं। इसलिए आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए। तो हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उपग्रह तथा ग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्र बल उपग्रह तथा ग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? तो बच्चे आप देख लीजिए और आपको बताया भी गया है। स्मॉल जी बराबर होता है GME/RE², जहाँ कैपिटल जी है सरार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और ME है पदार्थ का द्रव्यमान और RE है पृथ्वी की त्रिज्या। कैपिटल ME पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी तल पर G का मान कहाँ अधिकतम तथा कहाँ न्यूनतम होता है? तो बच्चों, ये पढ़ाया गया है कि G का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे G का मान, स्मॉल g का मान बढ़ता जाएगा और भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो G का मान कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे किसी वस्तु का भार बढ़ता जाएगा और ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो किसी वस्तु का भार कम होता जाता है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आप लोग जान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार भी 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर G का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, क्यों? देखो बच्चों, इसकी वजह ये है कि पृथ्वी जो है चपटी है। भूमध्य रेखा का व्यास ध्रुवीय व्यास की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखा का व्यास ध्रुवीय व्यास की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भूमध्य रेखा पर G का मान जो है कम हो जाता है, क्योंकि व्यास या अधिक होगा तो त्रिज्या भी अधिक होगी और त्रिज्या जब अधिक होगी तो G का मान कम हो जाएगा। जबकि ध्रुवों की त्रिज्या जो है वो कम होती है, इसलिए वहाँ पर G का मान ज़्यादा होता है। और दूसरा कंडीशन ये भी है, दूसरी शर्त ये भी है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन भी करती है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, G के मान में कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? G के मान में प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं मुख्यतः। पृथ्वी की अक्षांश स्थिति, दूसरा पृथ्वी तल से ऊंचाई तथा पृथ्वी तल से गहराई। ये जो नीचे वाले 2 हैं कारण, हमेशा पृथ्वी तल से चाहे ऊपर जाएं चाहे पृथ्वी तल से नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा कम होता है। पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति में क्या होता है कि जैसे हम अक्षांशीय स्थिति में जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसके अनुसार गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। अब आते हैं प्रश्न 7वें की तरफ। पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव संबंधी समीकरण लिखिए। तो बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है ये होता है IG = GME/RE+H², क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर निकालना है। वहीं गुरुत्वीय विभव VG बराबर होता है GME/RE+H। और एक चीज़ और बता दूं, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है और ये जो गुरुत्वीय विभव होता है ये अदिश राशि होती है। इसको भी ध्यान रखना बच्चों। अब हम आते हैं 8वें प्रश्न की ओर।
जी का मात्रक लिखिए, इसके सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं। देखो वो तो जी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, क्योंकि जो फार्मूला होता है GM (E/m/r² इस फार्मूले से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। और जो जी का मान है कण की प्रकृति, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो है सभी जगह पे एक समान रहता है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न के तरफ बच्चों। 9वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर भार की तुलना में कम क्यों होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। चूँकि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, इसलिए ध्रुवों पर भार अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर भार कम होता है, क्योंकि भार बराबर होता है m/g। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के एक स्थान पर स्थित 25 किग्रा के एक पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है, उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सूत्र होता है Ig बराबर F/m। F का मान है 250, m का मान है 25, तो ये हो गया 10 न्यूटन प्रति किग्रा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड अनुसार तथा पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर दिस है। पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो GME/RE प्लस h का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा या चौथाई रह जाएगा। बच्चों, नीचे जाने पर जो सूत्र यूज होता है ये सूत्र होता है। अब हम जैसे पहले पूछ रहा है कि आधा रह जाए कितने, तो यहाँ पर जब g डैश की जगह हम लिख देंगे g/2, तो g/2 लिख देंगे, h का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसी तरह दूसरे केस में g डैश की जगह हम g/4 लिख देंगे और हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। क्या पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि पलायन वेग जो है वो होता है √2gre। तो पलायन वेग द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है।
अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग एवं पलायन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं और अब इसका हमने वीडियो भी डाला है। पलायन वेग जो है पृथ्वी के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.41 VO। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। किसी दूसरे ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की अपेक्षा दुगुनी तथा उसका द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 2.88 गुना है। अब इस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा? तो इस ग्रह से पलायन वेग का मान निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे √GM/R। ये फार्मूला लगा देंगे, इससे हम निकाल सकते हैं दूसरे ग्रह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 1/3 तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 हो तो उस ग्रह से पलायन वेग कितना होगा? इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, V बराबर √GM/R। इसमें हम इस तरह से हम द्रव्यमान और त्रिज्या रख के हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के परितः। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के परितः वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र प्रयुक्त संयुक्तांकों का अर्थ बताते हुए लिखिए। बेटा ये सूत्र होता है T=2πr³/GME, जहाँ R जो है RE+S के बराबर होगा। T परिक्रमण काल है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, R जो है टोटल दूरी है और RE+H में RE त्रिज्या है पृथ्वी की और H है ऊंचाई है और ME पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। एक पृथ्वी तल के समीप एक कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। एक उपग्रह पृथ्वी तल के समीप एक कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर मानते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण चाल की गणना कीजिए। कक्षीय चाल का मतलब ये हो गया कि VO निकालना है। VO बराबर हो जाएगा √G/RE। इससे हम उपग्रह की कक्षीय चाल निकालेंगे। और इसका जो है परिक्रमण काल कैसे निकालेंगे? परिक्रमण काल निकालने के लिए सूत्र लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ। परिक्रमण काल के लिए T बराबर 2πRE/G परिक्रमण काल के लिए सूत्र लगेगा। अब आते हैं हम 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, समझाइए कि तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है। बच्चों, जो तुल्यकालिक उपग्रह होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे होता है और यह पृथ्वी से देखने पर सदैव स्थिर दिखाई पड़ता है। अतः इसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इसका उपयोग दूरसंचार के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तुल्यकालिक उपग्रह समझ में आ गया। इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है और ये पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, इसलिए ये पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई पड़ते हैं और ये भू स्थिर उपग्रह भी इनको कहते हैं। अब आते हैं 23वें प्रश्न की ओर।
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान में बैठे मनुष्य का भार कितना होगा? बेटा, पृथ्वी की परिक्रमा अगर कोई कर रहा है उपग्रह में बैठकर, तो उसका जो है भार शून्य होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है, इसलिए भार भी शून्य हो जाता है, क्योंकि भार बराबर होता है m/g। बच्चों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आप चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों।